Hello guys and welcome to our one channel Jackwala. So today we are here to discuss 40 objective type questions related to SST. Okay, and as we can see our questions are in Hindi language, so we can also try to understand and solve the questions in Hindi language. And our first question is, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर इनमें से सभी होगा, क्योंकि अगर हम अपने बाकी ऑप्शंस को देखें तो समान संस्कृति भी एक जगह पे रहने वाले लोगों को जोड़ती है। समान इतिहास होता है हमारा, अगर यह इतिहास है कि 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया, तो ये भारत के सभी लोगों का समान इतिहास है। भाषा और लोक परंपरा भी हमें आपस में जोड़े रखती है, तो इसका सही आंसर डी होगा। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? जर्मनी में चांसलर का पद होता है, जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री के पद होते हैं और उनके पावर्स होते हैं, जर्मनी में वैसे ही एक पद होता है जिसका नाम है चांसलर, और उसके भी सेम पावर होते हैं। तो बिस्मार्क, जिन्हें हम ऑटमन बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं, ये जर्मनी के प्रथम चांसलर थे। अब यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है ऑस्ट्रिया, बर्लिन, प्रशा और म्यूनिक। तो जैसा हम जानते हैं कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, इसलिए इसका सही आंसर बर्लिन होगा। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भारत में बहुत सारे अहिंसक आंदोलन होते रहे हैं जहां हिंसा का पालन नहीं किया जाता था। उनमें से एक ऐसा आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1928 में बारदोली में किया गया था, और इसलिए इसका सही आंसर बी बारदोली आंदोलन होगा। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द साइमन कमीशन। सो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? एंड आवर ऑप्शन इज, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान से संबंधित कानून बनाने, या डी व्यापार संबंधी कानून बनाने। इसका सही उत्तर ए होगा। साइमन कमीशन भारत में भेजा गया था भारत की संवैधानिक व्यवस्था और कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। साइमन कमीशन एक 7 सदस्यीय समिति थी जिसका गठन 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, और इसके अध्यक्ष साइमन थे, और उन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। भारत में इस आंदोलन का बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, और इसी आंदोलन के दौरान साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे, और इस आंदोलन के दौरान ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? So we are talking about the Asia and Europe. Asia is the continent where India is located and Europe is the continent where Britain is located. Okay, so Britain और इंडिया के बीच में किस मार्ग से व्यापार होता था? हम जानते हैं कि इससे पहले स्वेज नहर जब नहीं बना था, तो जो ब्रिटेन था वो भारत में केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत तक पहुंचता था, अरेबियन सी में आता था, और ये केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में पड़ता है, और इसी मार्ग को उस टाइम पे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। तो इसका आंसर बी रेशम मार्ग होगा। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका में एक असेंबली लाइन थी जहां पर प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता था इस लाइन का, और क्वेश्चन है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए इसका इस्तेमाल किसने किया था? तो यहाँ पर अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में है एडिसन, ऑप्शन बी में है फिलिप्स, ऑप्शन सी में है रूजवेल्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन डी में है हेनरी फोर्ड। हमने एक बहुत ही फेमस गाड़ी का नाम सुना होगा जिसका नाम है फोर्ड, और उस फोर्ड कार के जो निर्माता थे वो हेनरी फोर्ड थे, और उन्हीं के नाम पर इस कार का नाम फोर्ड रखा गया था। तो इसका सही आंसर डी होगा। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है? तो डॉन ऑफ द सेंचुरी के बारे में हम जाने तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान एक म्यूजिक बुक निकाली गई थी जिसके कवर पे एक पिक्चर छपी थी। उस पिक्चर का नाम डॉन ऑफ द सेंचुरी था, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के उपकरण दिखाए गए थे, एक व्हील दिखाया गया था जिसमें विंग्स लगे थे, एक एंजल दिखाई गई थी, और उस पूरे पिक्चर को औद्योगिकरण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड माना गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर हम अगर अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रवाद, बी में है प्रजातंत्र डेमोक्रेसी, सी में है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और डी में है संगीत। क्योंकि ये बुक संगीत से रिलेटेड थी तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ संगीत का ऑप्शन डाला गया है, बट इट्स नॉट राइट। द राइट आंसर इज सी औद्योगिकरण। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी। हिस्ट्री और टेंथ से रिलेटेड सबसे फेमस क्वेश्चन होता है स्पिनिंग जेनी से रिलेटेड, एंड
एज वी लुक हियर एज ऑल्सो। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? नाम से ही पता चल रहा है स्पिनिंग। स्पिनिंग का हिंदी में अर्थ होता है कताई, तो इसका मतलब ये है आंसर कताई का। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था? हम जानते हैं कि भारत में आने वाली जो सबसे पहली यूरोपीय शक्ति थी वो थी पुर्तगाली, पोर्टुगीज़। सो अगर हम इसे अपने कॉमन सेंस से भी टैकल करना चाहें तो इसका आंसर बी होगा, पुर्तगालियों द्वारा। लेकिन फैक्ट वाली बात भी यही है कि पुर्तगालियों ने ही इसकी स्थापना की थी। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैली क्या है? गैली एक ऐसी फ्लैट उपकरण होती थी जिसमें जहाज के फ्लैग को लगाया जाता था ताकि वो गो फॉरवर्ड हो सके। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए धातुई फ्रेम, ऑप्शन बी चर्मपत्र, ऑप्शन सी ताम्रपत्र, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन डी पांडुलिपि। पांडुलिपि एक्चुअली हैंड रिटेन को कहते हैं, जब हम हाथों से कुछ लिखते हैं तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो सकता है। बचा गैली क्या है? तो धातुई फ्रेम, जो ऑप्शन ए है, इट इज़ द राइट आंसर, इट इज़ धातुई फ्रेम। ओके, गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशियरी के बीच सत्ता का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, तो उससे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। सत्ता का पावर भारतीय राजनीति में दो तरह से होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अगर सरकार के एक ही अंगों में बंटवारे हो पावर के, जैसे विधायिका में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का या पावर का बंटवारा है, इसे हम क्षैतिज बंटवारे के नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि अलग अलग स्टेजेस में जो बंटवारे होते हैं उसे ऊर्ध्वाधर बंटवारे के नाम से जाना जाता है, जैसे केंद्र में, स्टेट में और फिर लोकल में। तो यहाँ पर है हमारा सही आंसर ए, क्षैतिज। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ में इस समय है, अच्छा यहाँ पूछा जा रहा है कि राइट नाउ इंडिया हैव हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज। सो दिस इज लाइक अ चाइल्डहुड क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू हियर। भारतीय संघ में इस समय 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। कैसे? 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसे वहाँ पर यूनियन टेरिटरी के रूप में बदल दिया गया, इसलिए राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई, जो कि तेलंगाना के फॉर्मेशन के बाद 29 हुई थी, लेकिन फिर बाद में जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी में बदला गया तो ये 28 हो गई। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कैसे बढ़ गई? वो ऐसे बढ़ी क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और इसलिए 8 हो गई। ठीक है, सो देखते हैं 28 राज्य। अगर हम अपने मैप के अकॉर्डिंग देखें तो शुरुआत करते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इस तरह से 28 राज्य हैं कुल और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। अच्छा, संघ शासित क्षेत्र में बताने लायक बात यह है कि पहले दमन और दीव और नगर हवेली, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश से, बट इनको मिलाकर के अब एक कर दिया गया है। तो राइट नाउ इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? मैक्सिको में 1968 में एक ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। ओलंपिक गेम हर 4 सालों में होते हैं और यहाँ पर 2 खिलाड़ी थे, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। इन्होंने अमेरिका में हो रहे नस्ल भेद का विरोध करते हुए गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद 200 मीटर के रेस में ब्लैक सॉक्स पहनकर बिना जूतों के पोडियम में खड़े होकर अपना अवार्ड लेने गए थे और सर झुकाकर खड़े थे। और ये ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये नस्ल भेद के खिलाफ अपना आंदोलन जता रहे थे। और यहाँ पर आंसर है डी में, नस्ल भेद आंदोलन के खिलाफ, तो इसका आंसर होगा डी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया? लोग, बहुत पुरानी परंपरा थी कि अपने से छोटी जातियों से सटना या उनसे किसी भी तरह का व्यवहार करना पसंद नहीं करते थे और इसी को अस्पृश्यता की कैटेगरी में डाला गया था। भारत का संविधान लागू होने के बाद, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक प्रदेश है, तो यहाँ पर सभी को
So let's go forward to our next question, and our next question is वामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? एंड आवर ऑप्शन इज किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का और मजदूरों का। तो वामसेफ एक अखिल भारतीय संगठन, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और ये कर्मचारियों, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ओबीसी, एसटी, एससीज के कर्मचारियों और अल्पसंख्यकों के कर्मचारियों से रिलेटेड है। तो इसका आंसर बी होगा, सरकारी कर्मचारियों का। ओके, so let's stop our video, and the remaining questions are discussed in our next video. Okay, so thank you so much. Do like, subscribe and share our channel. You can also talk about some queries in our comments. Okay, so thank you so much.